Good morning, BSc Part Second students, and how are you? चलिए, कोरोना के टाइम पे आप सब लोग घर पे हैं, लेकिन अब हमको पढ़ाई भी शुरू करनी है, इसलिए आप लोग पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए। आज मैं आपको केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और हम लोग यहाँ से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जब तक बुक्स नहीं खरीदेंगे और साथ साथ नहीं पढ़ेंगे बुक से, तो हमारी ये जो मेहनत है वो एक तरह से बेकार चली जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ बुक्स अरेंज कर लीजिए, और जैसे जैसे यहाँ से मटेरियल आपको मिल रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वीडियो हैं, चाहे ई कंटेंट्स हैं, नोट्स हैं, वो धीरे धीरे आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आज हम जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है पीरियोडिक टेबल। कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। और जब पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और इन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से कर रहे हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी यानी हम कहें कि ट्रांजिशन सीरीज भी पीरियोडिक टेबल में 4 हैं। फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक, सेकेंड सीरीज इट्रियम 39 से लेके Ag47 तक, और थर्ड सीरीज लेंथेनम 57 से लेके Au यानी गोल्ड 79 तक। इस सीरीज में बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, इसलिए एक जो डिफरेंस आपको एटॉमिक नंबर में नज़र आ रहा है वो 14 जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे बीच में इंसर्ट होते हैं, इसलिए ये डिफरेंस आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। और फोर्थ सीरीज जो एक्टीनियम 89 से शुरू होती है, जो कि अभी तक इनकम्प्लीट है। तो इस तरह से 4 सीरीज आपको पीरियोडिक टेबल में नज़र आती हैं। तो यहाँ पर जो हम स्टडी इस फर्स्ट यूनिट में करेंगे वो स्टडी करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की, यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अभी स्क्रीन पे आपको जिंक, कैडमियम, मरकरी इसलिए नहीं दिखाई हम बता रहे हैं क्योंकि कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D9 हो जाता है। जिंक में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो D10S2 है, यानी कि d ऑर्बिटल कंप्लीट हो गई। और d ऑर्बिटल जहाँ कंप्लीट हो जाती है उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं मानते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिनमें d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और आपने अभी तक पढ़ा होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स हैं
उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना समझना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एलिमेंट को स्टडी करने के लिए। तो हाँ, अगर हम इस स्कैंडियम से शुरू करें तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर है 21 21। और 21 से पहले अगर हम किसी नोबल गैस पे जाते हैं तो वो जिसमें इससे पहले वाली शेल कंप्लीट होती है तो वो है आर्गन। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह शेल को कंप्लीट कर देते हैं और 19th इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक एलिमेंट के पोटेशियम में जाता है, 4s में जाता है। 4s में इसलिए जाता है कि 4s जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक d ऑर्बिटल यानी थर्ड जो ऑर्बिट है उसकी जो ऑर्बिटल है 3d उसकी एनर्जी 4s से अधिक होती है। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी लेवल पर एंटर करते हैं। तो 3d क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में है, 19th इलेक्ट्रॉन 19वां इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में 4s में चला गया। फिर 20वां इलेक्ट्रॉन भी 4s में ही जाएगा कैल्शियम में। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन प्लस 4s2। यहाँ पर हमारे 20 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट हो गए। अब जैसे ही 4s ऑर्बिटल कंप्लीट होती है तो 21st इलेक्ट्रॉन 21वां इलेक्ट्रॉन अब 3d में जाता है क्योंकि 4s के कंप्लीट होते ही 3d ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, तेज़ी से कम होती है और 4p से कम हो जाती है। तो अब इलेक्ट्रॉन 21वां इलेक्ट्रॉन 4p में न जाके अंदर की लोअर एनर्जी स्टेट की जो 3d ऑर्बिटल है उसमें एंटर करता है। तो स्कैंडियम का अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d1। तो 4s2 जो का त्यों रहेगा आगे तक। अब एंटर्स जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब 3d में एक एक करके एंटर करते जाएंगे जिंक तक। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2। लेकिन हम ये जानते हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज़ मोर स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी लेने के लिए गेन करने के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में एंटर कर जाता है। और इस तरह से क्रोमियम के केस में 3d4 की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3d5 और 4s में एक इलेक्ट्रॉन। मैंगनीज अगेन 3d5 4s2। आयरन के केस में अब क्या होगा 3d5 मीन्स जो d ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड हो गई, अर्धपूरित हो गई। यानी अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन जाएगा अब वो क्या करेगा, उसके लिए कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं, तो वो अब एक ऑर्बिटल में पेयर अप हो जाएगा। यानी आयरन से अब पेयरिंग शुरू हो गई। तो 3d6 4s2। कोबाल्ट के केस में 3d7 4s2। निकिल 3d8 4s2। कॉपर 3d9 4s2। अगेन टू गेन मोर स्टेबिलिटी बिकॉज फुली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और 3d10 4s1 की फॉर्म में क्रोमियम की तरह रहता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरी तरह आपके
माइंड में रहना चाहिए, एक विजुअलाइज करना चाहिए आपको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप अपने दिमाग में रखिएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर कहाँ तक बढ़ रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और कहाँ से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है वैसे वैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3D में कम होती जा रही है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे मेटल्स हैं, सारी धातुएं हैं, तो धात्विक कैरेक्टर्स सारे इसमें होंगे, यानी कि हार्ड होंगे लेकिन मेलेबल होंगे, इनको हम चादर के रूप में बना सकते हैं पीट के, इनको हम तार के रूप में खींच सकते हैं, यानी डक्टाइल हैं। इनमें मेटेलिक लस्टर होती है, धात्विक चमक होती है। तो ये सब क्यों होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर्स में क्यों हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, जब साइज छोटा होता है और वेट ज़्यादा होता है तो डेंसिटी अधिक होती है। तो सारे मेटल्स हैवी होते हैं, यानी डेंसिटी इनकी अधिक होती है। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जैसे हम जानते हैं मेटल्स हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं, फ्यूजन टेम्परेचर भी इनका ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है और कहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं और कहाँ से कम होना शुरू होते हैं, ये हम अगेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाते हैं। अब जो बॉन्ड है, बॉन्ड जब बनते हैं तो जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही मजबूत बॉन्ड होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, क्रोमियम के केस में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब है कि क्रोमियम तक मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्रोमियम तक बढ़ेगा। उसके बाद मैंगनीज में अनयूजुअली मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि मैंगनीज में आप देख रहे होंगे कि जो डी ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, यानी कि स्टेबिलिटी अधिक है। स्टेबिलिटी अधिक होगी तो क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। फिर आयरन के बाद क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, इन सब में पेयरिंग होती चली जाती है, तो नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती जाती है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती हुई चली जाती है, और इस तरह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होते हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है हार्डनेस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हार्डनेस भी, कठोरता भी, बॉन्ड अगर मजबूत होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कठोरता ज़्यादा होगी, हार्डनेस ज़्यादा होगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अधिक होगी। तो जैसे अभी हमने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो उनकी हार्डनेस भी उसी रेशो में बढ़ती हुई चली जाती है। नेक्स्ट आते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल पर। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। और ये हम जानते हैं जनरल जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल का, वो क्या है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा, क्योंकि साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ेगा तो
न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी और हमको उसमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट साइज वही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो ज़्यादा होता चला जाता है और इस तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाता है। तो जनरल ट्रेंड है जो यहाँ भी अप्लाई होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम ये भी मानते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल होती हैं। एक एलिमेंट के पास एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं और कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती हैं किसी भी एलिमेंट में, वो है कि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल प्लस 2s ऑर्बिटल, इतनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं। इसका मतलब है कि जो सेंटर में जो एटम है मैंगनीज, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक होगी क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5 + 2 s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स यानी 7 मैक्सिमम + 7 तक मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएगी। s इलेक्ट्रॉन हर हालत में पहले निकलते हैं। इसका मतलब है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हर एक में पाई जाएगी, हर एक की स्टेबल होगी एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम के केस में s इलेक्ट्रॉन और d इलेक्ट्रॉन के बीच इतना कम एनर्जी डिफरेंस होता है कि s इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के साथ ही d इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है। एक ही d इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, वो बाहर निकल जाता है। तो स्कैंडियम इज़ ऑलवेज इन +3 स्टेट। टाइटेनियम में +2 तो होगा ही, प्लस s ऑर्बिटल के साथ अगर एक और d ऑर्बिटल निकला तो +3 होगी, और अगर दोनों d इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो मैक्सिमम +4 तक होगी। इसी तरह से वेनेडियम में भी +2 के साथ जैसे जैसे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 1 बाय 1 तो मैक्सिमम 5 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्रोमियम में +6 तक, मैंगनीज में +7 तक। मैंगनीज के बाद जब आयरन पे जाते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन जो 6th इलेक्ट्रॉन जाता है वो पेयर अप होना शुरू हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 बाय 1 कम होती हुई चली जाती है। और कॉपर के केस में ये +2 तक रह जाती है मैक्सिमम। +1 इसकी इसलिए मिलती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन S से D में एंटर कर जाता है टू गिव इट मोर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। तो कॉपर के केस में +1 भी पाई जाती है। इन द सेम वे क्रोमियम के केस में भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलती है क्योंकि यहाँ भी एक s इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर कर जाता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो सिर्फ आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर ही निकाल सकते हैं, एक आंसर उनका दे सकते हैं। जैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर कम होता जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड कोवेलेंट होगा। इन द सेम वे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अगर इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो ऑक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स
उनमें कुछ जो गुण हैं वो बेसिक होंगे और कुछ गुण होंगे जो एसिडिक होंगे, कुछ गुण क्षारीय होंगे और कुछ अम्लीय होंगे। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जब ऑक्साइड्स होते हैं तो वो दे आर ऑलवेज एसिडिक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर बताऊं तो जैसे MnO है, MnO में मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +2, बेसिक है। MnO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एम्फोटेरिक है। और MnO3 में जब ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये एसिडिक है। आज आप लोग इतना पढ़ के रखिए और नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक इतनी चीज़ आपकी परफेक्ट होनी चाहिए।